की चीज बोलता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 2 नहीं है, सॉरी ये 3 लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं एटॉमिक। सबने पांचों क्वेश्चन कर लिए क्या? किसी की आवाज नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, ठीक है। आज कोशिश करेंगे इसके जितने क्वेश्चन है सारे निपट जाएं। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैंने डाल रखा है जो कि मेंस लेवल को टच करता है, जो अलग है आपका जेई और नीट का सिलेबस। जेई सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। नीट में एनसीईआरटी में किसी वर्ड का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन वो कुछ चीजें डेफिनेशंस भी आती हैं जेई में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। हालांकि नीट भी आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं निकाल सकते हो, बायोलॉजी वगैरह को तो मैं अलग रखता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए होते हैं नीट के लिए। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी भाई, En जो है वो टोटल एनर्जी होता है, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग, Vn जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, Kn जो है काइनेटिक एनर्जी है, R की पावर n जो है रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिटल है, ठीक है। ये इन्होंने खुद एब्रीविएशंस दे रखे हैं कि किसका क्या मतलब है, तो ये मैच करने के लिए बोल रहा है। Vn बाय Kn क्या होगा सर -2 आंसर, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेट डबल होता है ना, तो -2 होना चाहिए ना, सीधा सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ए का ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e रेज पावर x nth ऑर्बिटल, x क्या होगा? तो देखो e की पावर n जो है वो टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के हिसाब से टोटल एनर्जी क्या होगी, x की पावर क्या होगी? सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो En होता क्या है, नीचे देखो फॉर्मूला दे रखा है En का। ये वाला फॉर्मूला पता है किसी को? यस सर, पढ़ा रही। पढ़ा हुआ ना? हाँ, सर फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 8 पाई ओमेगा नोट आर, एप्सिलॉन नॉट सर। एप्सिलॉन है, सॉरी, हाँ ये ओमेगा नहीं है, एप्सिलॉन नोट आर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 1 के, मतलब 1 बाय आर के, सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आर नीचे है तो हम कह सकते हैं कि ई एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर के, है ना, आर की पावर 1 के। तो भाई यहाँ ई की पावर देखो, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है nth ऑर्बिट की, ई की पावर ई एन की पावर एक्स है, तो भाई एक्स क्या होगा? -1 सर। है ना, वो n की पावर x, तो वो -1 हो जाएगा। समझ में आ गया है सबको? यस सर। ठीक है, क्योंकि रेडियस के ही वो -1 पावर के इक्वल होता है। और बाकी देखो 8 वो है कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, और ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है ना। तो ये सारे के सारे ओमेगा है कि एप्सिलॉन है? ये एप्सिलॉन है ना। ओमेगा और एप्सिलॉन, ये ओमेगा ऐसा होता है ना, W। यस सर। है ना, दोनों कंफ्यूजिंग है, ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सिंबल्स हैं ये। तो भाई x की पावर -1, तो r की पावर -1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है En, तो यहाँ -1 ही हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। नेक्स्ट देखो, तो b वाला यानी -1, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन जो है वो b को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्यू यानी क्यू होगा b, क्यू के इक्वल होगा। एंगुलर मोमेंटम इज लोएस्ट और इन द लोएस्ट ऑर्बिटल, सबसे कम ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला √LL+1 h/2π, और लोएस्ट ऑर्बिटल का मतलब 1s होगा, 1s ऑर्बिटल का। तो 1s के अंदर L की वैल्यू कितनी होती है बताओ भी? S के लिए L कितना होता है? 0 होता है, तो 0 × 0+1, तो ये सारा 0 हो जाएगा, उसको h/2 करेंगे तो टोटल 0 है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा घुमा के देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। आगे देखो, तो ये आ गया 0, ठीक है, दिस वन इज सी। नेक्स्ट देखो भाई, सी के बाद डी देखो, 1 बाय आर की पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड की पावर y, y क्या होगा? ऑब्वियस है, वैसे तो 1 बच गया, तो सीधा सीधा y तो 1 ही होने वाला है, ठीक है। डी लेकिन कैसे आया? तो आर एन जो होता है वो a0n² z, ये कल ही फॉर्मूला हमने किया था, है ना। यस सर। इसमें उसने क्या किया, 1 बाय आर एन, तो इसको पलट दिया, 1 बाय आर एन क्या हो जाएगा? 1 बाय जेड आर के डायरेक्टली एन, प्रोपोर्शनल, तो ये उल्टा हो गया ना, जेड डिवाइडेड बाय
ए नोट और N square. एन स्क्वायर, ठीक है, एन का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/Rn जो है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड के बोला और जेड की पावर पूछी है, तो जेड की पावर तो यहाँ 1 है। यस क्लियर है, तो इसलिए ये y की वैल्यू बनाने वाली है। हाँ भाई ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन ही एक्चुअली ये सर आ गया। फॉर्मूलाज दे रखे हैं, तो यहाँ Vn का भी फॉर्मूला दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगभग काइनेटिक एनर्जी वो डबल होती है, ठीक है, दोनों का ई स्क्वायर बाय आर, दोनों में 1/2 का मतलब 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये माइनस में होती है पोटेंशियल एनर्जी और ये प्लस में होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं और कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मेन जो है वो फॉर्मूला ही है। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी मैं बॉक्स आउट कर देता हूँ, दोनों को इसने डिवाइड किया वो तो अलग बात है, लेकिन ये फॉर्मूला अब आपको ये याद हो जाने चाहिए, पहले नहीं याद थे तो अब याद हो चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम वाला, और आर एन ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारे बोहर वाले फॉर्मूला हैं। आगे देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ। द लाइट रेडिएशन विद डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स। फोटोन होता है, सिंपल क्वेश्चन है ना। यस सर। फिर उसके बाद मास ऑफ ए हाइड्रोजन इज डैश केजी, हाइड्रोजन एटम का मास किलो में बताना है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है सर ये फिल इन द ब्लैंक्स सीधा मतलब एक प्रोटॉन को का मास नहीं रखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो 10 की पावर -3 है ना, मतलब उस प्रोटॉन के कंपैरिजन में 23 एटम्स होते हैं 1 मोल में, तो इतने एटम का मास 1 ग्राम है, तो 1 एटम का मास इतना होगा भाई, 1 के लिए डिवाइड हो जाएगा 6.022 10⁻23। यस क्लियर है? अब ये किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा, इसमें केजी बना दो। केजी बनाने के लिए क्या करें, 10⁻³ से ठीक मल्टीप्लाई। है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर रखी है, तो ये केजी के अंदर आ गया, और ये कितना होता है 1.66 10⁻27 केजी, एक हाइड्रोजन के एटम का मास। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 22 आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ डैश इन देयर न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। आइसोटोप प्रोटॉन में अलग होगा, न्यूट्रॉन में अलग न्यूट्रॉन होगा। है सर, न्यूट्रॉन आइसोबार होता है यार, वो आइसोबार मास सेम होता है ना, न्यूट्रॉन में Yes अलग। sir. क्लियर है? यस सर। क्लियर है कर सर, क्लियर है। नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो बार। ये था जिसका आंसर आप दे रहे थे, ठीक है, आइसो बार, दैट इज भार सेम है, बार से भार को याद रखो, आइसो बार आइसो भार। क्लियर है? कम से कम हिंदी का इतना फायदा तो हम लोग उठा ही सकते हैं, है ना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जेई में शायद अब नहीं आते, देखो जेई में पहले कभी आते थे, पहले का पैटर्न है, लेकिन ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल है तो ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम उसको करेंगे तो जरूर ना, जितने भी हमारे पास सामने आते हैं, इससे आपकी थ्योरी भी मजबूत होती है ना। जो प्रीवियस ईयर में पहले आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन उठाएंगे, नया पैटर्न तो आप लोग करने वाले हो, लेकिन पुराने क्वेश्चन से भी कुछ ना कुछ एक, या मान लो कि हमने 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, हर लेसन में 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो क्या होता है पता है, कितना फायदा होता है पता है, मतलब हो सकता है आपके पास कोई 2 या 3 क्वेश्चन उसी पैटर्न बेस पर, उस थ्योरेटिकल बेस पर आ जाए, 2 या 3 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ कौन सी वेलोसिटी से, वेलोसिटी आपको पता करनी है, किस वेलोसिटी से जाए, ठीक है, टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम, कॉपर के एटम में, सो दैट अराइव एट ए डिस्टेंस, तो कॉपर के एटम में, और ये डिस्टेंस कितना बोला 10⁻13 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द कॉपर एटम, कॉपर एटम के न्यूक्लियस से इतना दूर तक पहुंच जाए, अराइव एट द डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है भाई, है ना,
टू पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं जहां तक पहुंचनी है। सर एक अपनी कंजर्वेशन ऑफ kinetic एनर्जी energy निकाल देते हैं। निकाल देंगे। और ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसको पहुंचाने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा, तो कितनी एनर्जी यहाँ चाहिए होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो अब जरा ध्यान से। Z1 Z2 E स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई E स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई ओमेगा R, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में ही होती है ना। तो अब क्या करने वाले हैं, Z1 की वैल्यू कितनी है, +2 सर आवाज नहीं आ रही आपकी। माइनस आपकी आवाज बंद हो गई थी पर जूल पर मीटर कूलम स्क्वायर। ठीक है, याद रख लेना। आर रेडियस उसने दिया है 10⁻13 मीटर। क्लियर है सबको? तो सर ये बीच में आपकी आवाज बंद हो गई थी सर। मेरी आवाज बंद होगी? यस अभी सर। आ रही है? आ रही है। यस सर। ठीक है, तो देखिए मैं सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। जेड की वैल्यू 2 आएगी, कौन सी, हीलियम अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है, जेड की वैल्यू 2 है, और कॉपर का न्यूक्लियस है तो उसके जेड की वैल्यू 29। ये Z1 Z2 E स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। ओमेगा नॉट की वैल्यू 8.85 है। ठीक है, और आर की वैल्यू उसने 10⁻13 मीटर दी थी। इतना मीटर डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई इसको। 2 × 29 मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, ई स्क्वायर, मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका स्क्वायर कर दिया। 4 × पाई की वैल्यू 3.14 है, ओमेगा की 8.85, 10⁻12 है, और आर की वैल्यू 10⁻13 मीटर। यहाँ मीटर आएगी, बाकी सब कुछ मीटर में ही, आंसर मीटर के हिसाब से जूल में आएगा। तो ये आ गया इतना जूल। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी, शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, है ना, तो हाफ mv स्क्वायर जो है वो इतना ही होना चाहिए, और ये माइनस में आएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, यहाँ इन्होंने माइनस नहीं दे रखा है। सर वो मैग्नीट्यूड लिया हम लोगों ने। अब मैग्नीट्यूड लिया, ऑब्वियस है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा भाई, इन दोनों को इक्वल कर दो, वेलोसिटी पता लग जाएगी। मास आपको पता ही है, मास की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर 1.33 10⁻13। v इक्वल क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, m की वैल्यू डिवाइड में जाएगी, और v स्क्वायर जो है वो भी डिवाइड में आएगा। नहीं, v तो निकालना ही, उसका अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो भाई m कौन सा भर रखा है, 1.6 × 10⁻27। सर ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन। मास ऑफ हीलियम 4 होता है ना, 4 प्रोटॉन के उस पे। हाँ, तो ये 4 मल्टीप्लाई में यस सर। 10⁻27, ये है मास ऑफ हीलियम का मास, यहाँ पर पुट किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मत भर देना, 9.1 × 10⁻31 kg, है ना। तो ये kg में है, तभी मीटर पर सेकंड आएगा, ऐसा यूनिट लिया तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। मुझे लगता है फिजिक्स वाले Yes, बच्चों को तो sir. बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये केमिस्ट्री का कम और फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है, सर ये वाला फॉर्मूला अभी यस दिया सर, बहुत ज्यादा ही फिजिक्स का क्वेश्चन है सर ये। है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में yes. पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी चीजें चलती हैं। हाँ बेटा बोलो। सर ये वाला जो फॉर्मूला है वो मतलब इसी के लिए है, 2 पार्टिकल के लिए। हाँ, जब 2 पार्टिकल होंगे आपस में एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जिस स्पीड से, रेडियस कितनी है दोनों के बीच में, चार्ज कितना है दोनों का, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला उसी पे बैठता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन 1-2 और आपके सामने आएंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई सबको, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वो पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट। तो इस लेसन के लगभग सारे जो मेंस के थे क्वेश्चंस थे वो हो गए खत्म। अब थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे ताकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर हो जाए इसी लेसन। ठीक है, तो देखते हैं जरा, मीजोन और पियोन, ये वाला आपने कभी सुना है? मुझे लगता है कभी तो सुना होगा, है ना। फिजिक्स में देखा होगा, है ना, या कहीं और। तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। हमें लगता है सब एटॉमिक पार्टिकल 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन 100+ हैं। ये मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा। 100+ हैं और बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, साइंटिस्टों को पता है अच्छे से। 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढे जा चुके हैं, उन पर रिसर्च हो चुकी है, 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उसमें से अब सिर्फ 3 नहीं है, मतलब इन तीनों को तोड़ोगे तो और भी सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं, इनको भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एटम जो है वो यूं कह सकते हैं एक यूनिट है। यूनिट का मतलब एक संगठित सब एटॉमिक पार्टिकल का, ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है।
ये मीजोन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, अगर करेंगे तो आप इन्हें यूनिवर्स में अकेला छोड़ दो, तब तो बेचारों को अकेला रहना पड़ेगा स्पेस में, लेकिन अगर ये किसी चीज के साथ होंगे तो उसके अंदर घुस जाएंगे, मीजोन पियोन ये जितनी भी चीजें हैं। एटम अकेला एग्जिस्ट करता है, लेकिन कई बार तो हम देखते हैं एटम भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी मोलिकुलर फॉर्म में होता है ना। तो वैसे ही चीजें आपस में जुड़ के रहती हैं, तो हम उसको जब तोड़ते हैं और तोड़ लिया, तो लास्ट में एक थ्योरी आई थी, स्टिंग थ्योरी बोलते हैं उसे, स्टिंग, छोटा सा वेव का टुकड़ा, बस वो घूमता रहता है। उन चीजों से हम मिलकर बने हैं। कहते हैं सबसे पहले यूनिवर्स के अंदर वो स्टिंग थे, वो सारे इकट्ठा हो गए तो बड़ा वैल्यू बन गया, बड़ा सारी चीज बन गई, फिर उसमें मास आ गया, मास आने के बाद वो कंडेंस होता गया, ग्रेविटी बन गई, ग्रेविटी बनी तो और कंडेंस हो गया, ज्यादा पास आने की वजह से उसमें धमाका हो गया। इसलिए कहते हैं ना कि दोस्ती जो है वो ठीक ठीक रखिए, दोस्ती में ज्यादा अंदर मत घुसिए, दूर की दोस्ती, ठीक है, बराबर करके रखिए। किसी को ये मत बोलिए कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है और आप उसकी शादी में जा रहे हैं, वो आपको आगे रख रहा है, आजा भाई तू ही मेरे साथ बैठेगा, तू मेरी गाड़ी में जाएगा, तू ये करेगा, नहीं। उससे बोलिए देख भाई, कल को हमारी शादी होने वाली है तो शायद मैं ऐसा ना कर पाऊं, ठीक है, तो मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तेरी गाड़ी में अपने भाई बंधुओं को बिठा, मुझे नहीं, मुझे इनवाइट किया, दैट्स इनफ, इतना ही रखिए, है ना, इज्जत से इनवाइट कर रहा है, दैट्स इनफ। लेकिन तो वैसा ही यहाँ पर है, जब जरूरत से ज्यादा ये ज्यादा पास आ गए थे तो बिग बैंग हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा बैंग, पूरा यूनिवर्स एक जगह पर आ गया था, और बिग बैंग में अब वो फैलते जा रहे हैं। अब यूनिवर्स का साइज क्या है, दुनिया के बाहर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता बेटा। इसलिए ना मैंने आपको बहुत सारे ज्ञान दिए होंगे, है ना, कि मैं बोलता हूँ कि डिसेंट रहिए, अच्छे रहिए, ये रहिए, वो रहिए, सब कुछ कीजिए। अब मैं एक लास्ट लाइन बताता हूँ, जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं ना, यूनिवर्स के बारे में, तो क्या होता है पता है, जब हम बाहर की बात करते हैं, दुनिया में मेरे अलावा कौन है पता नहीं, बाहर क्या है पता नहीं, यूनिवर्स में क्या हो रहा है पता नहीं, हम सिर्फ अर्थ के कीड़े मकोड़े की तरह जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। 70-80 साल, ज्यादा ज्यादा 100 साल की जिंदगी होती है अपनी, 100 साल भी नहीं मानता मैं, एक्चुअल जिंदगी होती है जब आप 15-16 साल की, जैसे अब उम्र है आपकी, और आप 60 साल तक, 60 के बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा, भले ही आप काम कर रहे हो, भले आप कमा रहे हो, लेकिन उस कमाई का, उस चीज का, वो अंदर वो एनर्जी नहीं रह जाती। समझ रहे हो ना मेरी बात, 60 साल के बाद कि आप उसका कुछ यूज करो, कुछ चिल करो, कुछ नहीं करना, घंटा कुछ नहीं करना, उनका कोई मीनिंग नहीं है। धीरू भाई अंबानी के लड़कों के पास करोड़ों रुपए होंगे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, लेकिन वो 50-60 साल पार कर चुके हैं, अब उनको कोई ज्यादा जिंदगी से लेना देना नहीं है। यंग एज में ही आप चीजों का उपभोग कर सकते हो, तो वो एज होती है 16 साल से शुरू होती है, अकल तब नहीं आती है, 25 साल की उम्र में ठीक ठाक अकल आ जाती है, 30 के बाद आप ज्यादा समझदार हो जाते हो, 30 से 35, और 35 के बाद आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हो, सिंपल। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारी टोटल उम्र देखा जाए तो हम देखें 20 से 60 के बीच में 30 साल की उम्र है, 30 साल ढंग से जीते हैं, उसी के अंदर सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है भाई, कुछ कर दोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी इच्छाओं को मत मारिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सब कुछ की ठीक है और लाइफ को आप अच्छा बना सकते हैं, लेकिन समाज के डर से, किसी और के डर से अगर आपको लग रहा है कि आपको इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, समझदारी से काम लीजिएगा पर, ठीक है, ये ना हो कि आप सत्यानाश कर दें। तो उनको दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए काम कीजिए, आप खुश रहें, दैट्स इट, दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, बाहर तो यूनिवर्स में क्या है पता ही नहीं है, अर्थ पे कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, और वो भी कंप्रोमाइज करके, तो उसकी बजाय चिल मारो। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पर अब हम कुछ पार्टिकल्स की बात करते हैं जो हमारे अंदर भी घुसे हुए हैं, मीजोन और पियोन। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय युकावा। कोस्मिक रेज, इन कोस्मिक रेज के अंदर मिला था, मैंने बोला था कोस्मिक वेव जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, पता है, याद है? यस सर, सबसे छोटी कॉस्मिक वेव में भी देखो, कॉस्मिक वेव की एक लंबी चौड़ी रेंज होती है, ऐसा नहीं कि कॉस्मिक वेव सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे मिलेगी या एक ही फ्रीक्वेंसी, उसमें भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कॉस्मिक वेव के भी टुकड़े हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या कम करने पर, बिल्कुल उसके भी बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, बट हमने उन सबको ही हाई एनर्जी वेव बोल दिया, बातें खत्म, उससे हाई से हाई 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 पता नहीं कितनी हाई, लिमिट हमें नहीं पता। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ है, इसको ढूंढा था युकावा ने, ठीक है, कॉस्मिक रेज के अंदर ढूंढा था इसे, और पाई पॉजिटिव या पाई नेगेटिव नाम से, पॉजिटिव पार्ट है तो नेगेटिव भी पक्का होगा, इनको पाई पॉजिटिव, पायोन बोलोगे ना, पायोन, तो वो पाई के लिए ही है ना, पायोन, मीजोन और पायोन, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये भाई पूछे जाते हैं मेंस में भी, एडवांस में भी, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में नहीं देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, these are present in the intermediate region between, तो ये देखो भाई, इंटर एटम के अंदर ना 10⁻13 से 10⁻15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पाए जाते हैं। एटम का साइज क्या होता है न्यूक्लियस का?
10 की पावर न्यूक्लियस का माइनस साइज 15 10 की मीटर पावर -15 1 फर्मी मीटर। सेंटीमीटर या मीटर? सर मीटर मीटर 10⁻13 मीटर था या सेंटीमीटर था? ध्यान सर से देखो। सेंटीमीटर -13 सेंटीमीटर था सर, और -15 सेंटीमीटर। तो देखो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻13 सेंटीमीटर। तो न्यूक्लियस के बाहर -13 से -15 मतलब 100 पर माइनस लगभग 100 का गैप आ सर गया। शायद -15 होगा न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि हमने जो न्यूक्लियस का -13 पढ़ा था ना -13 वो एटम का साइज था सर पूरे। अरे वो मीटर में था सर, सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं। -13 सेंटीमीटर ही था सारे भगत हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो भी इतने ज्यादा। नहीं सर। पिछली वाली क्लास में जो आपकी शीट है ना, उसी में देखा था सर -13 पिछली सेंटीमीटर क्लास है में था एटम का पक्का? साइज। पिछली में था या उससे पिछली फर्स्ट सर क्लास में था? उससे पिछली सर, फर्स्ट क्लास में था, एटम की फर्स्ट सर क्लास। भगत जी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो आपने फर्स्ट क्लास एटम वाली 10 मतलब की पावर -13 सेंटीमीटर दे रखा है, मैंने अभी देखा है। यस सर, Yes, एटम का सर, यस सर। एटम। गुड, बहुत बढ़िया। एटम अब की न्यूक्लियाई का। हाँ भाई समझ में आ गया आप सबको, सारे कंफ्यूज। सर मैंने बोला था ये याद करने वाला मटेरियल। तो देखो याद मैंने कर रखा, लिख रखा था सर वो, ये मान लो तभी न्यूक्लियस है, बता इस न्यूक्लियस की ये जो रेडियस है, इस रेडियस का साइज था 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? यस सर Yes, समझ sir. में आ गया? ये न्यूक्लियस की रेडियस है। तो वो कह रहा है कि भाई वो इंटरमीडिएट रीजन होता है 10⁻13 से 10⁻15 इन द एटम। 10⁻13 से -15 के बीच में कहीं रीजन होता है जिसके अंदर ये पाया जाता है। यानी मीजोन जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर ही होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? और ये है रेडियस, तो इसको डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो मतलब ये अंदर की बात कर रहा है, बाहर की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं होता वो। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. कहीं आप इसको सोचो कि 10⁻15 तो न्यूक्लियस से बाहर हो जाए, वो न्यूक्लियस से बाहर तो नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इसके अंदर होता है, ये रीजन है। अब आगे बढ़ते हैं। मीजोन होल्ड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, टुगेदर एंड इंटर कन्वर्ट देम, ये वो चीज है जो मैंने एक बार आपको समझाई थी, याद है किसी को? मीजोन यस सर याद है। है ना? दीज आर इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज और एक्सचेंज फोर्सेज। तो देखो क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो क्या होगा, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पाई नेगेटिव छोड़ देता है, मीजोन नेगेटिव पार्टिकल। फिर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, पाई पॉजिटिव छोड़ देता है। मतलब न्यूट्रॉन में अगर आप पाई पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉन में पाई नेगेटिव जोड़ देते हैं तो वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटॉन में अगर पाई 0 पाई नोट जोड़ रहे हैं तो प्रोटॉन ही रहने वाला है, और न्यूट्रॉन में अगर आप पाई 0 जोड़ रहे हैं, चार्ज नहीं उस पर, तो भी वो न्यूट्रॉन ही रहने वाला है। तो ये ऐसा क्यों कर रखा है पता है? ध्यान देना, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं ये कह दूं कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव से मिलकर बना। प्रोटॉन में पाई नेगेटिव जोड़ दिया तो न्यूट्रॉन बन गया। Yes, तो sir. प्रोटॉन में से पाई नेगेटिव को घटाने पर न्यूट्रॉन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रोटॉन की डेफिनेशन में देखो क्या दिया, प्रोटॉन वो क्या कहता है, घटाने की बात नहीं कर रहा, वो न्यूट्रॉन में ही कुछ जोड़ रहा है। मतलब इस पाई नेगेटिव को इधर ले जाऊं, ले जा सकता हूं, तो ये प्लस मैथमेटिकली तो ले जा सकते हैं। प्लस का पाई नेगेटिव, लेकिन उसने क्या जोड़ा, वो जोड़ रहा है पाई पॉजिटिव, वो तो पाई पॉजिटिव जोड़ रहा है। ये क्या कहानी है भाई, ये समझ में आया? यस यस सर। सर अब तो ये जो जीरो वाला कॉन्सेप्चुअल चार्ज, सोचना पड़ेगा ना सर, क्या बेटा? चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब तो हाँ कंसेप्चुअल वैसा सोचना कुछ। तो ये पड़ेगा। जीरो वाले जो चार्ज हैं ये मतलब कुछ मिस हुआ, कुछ प्लस हुआ, एक बार फिर से ये बता दो। बताता हूँ बेटा। देखो ये क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन है पाई, प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, प्रोटॉन में पाई नेगेटिव को जोड़ते हैं तो न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन उसने बोला न्यूट्रॉन के अंदर पाई पॉजिटिव जोड़ने पर प्रोटॉन मिलेगा, जबकि हमें पता है प्रोटॉन के अंदर अगर मैं प्रोटॉन को निकालना चाहता हूँ न्यूट्रॉन से, ठीक है, तो कैसे करूं, पाई नेगेटिव को माइनस कर दूं, यानी कि यहाँ अगर मेरे को प्रोटॉन चाहिए तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन माइनस पाई नेगेटिव, ये आना चाहिए था ना, ये तो समझ में आया होगा। Yes. तो पाई नेगेटिव माइनस करूं, लेकिन ये तो कुछ जोड़ रहा है प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर पाई पॉजिटिव जोड़ रहा है, जबकि मुझे तो पाई प्लस नेगेटिव को वाला है ना, माइनस करना था। और वो माइनस वाला है। समझ में आई बात? हाँ वो प्लस Yes, वाला है, sir. वो माइनस वाला है, यही चीज मैं बता रहा हूँ। पाई नेगेटिव को, नेगेटिव वाला चार्ज को प्लस करने पर प्रोटॉन बनता है।
है ना, मतलब माइनस करने पर प्रोटॉन बनना चाहिए, लेकिन प्रोटॉन पाई पॉजिटिव को प्लस करने पर भी बन जाता है। अब इसका मतलब फिर ये कम ज्यादा कैसे होगा, तो देखो प्रोटॉन के अंदर पाई पॉजिटिव जोड़ देंगे, पाई नोट, यानी प्रोटॉन में अगर आप प्रोटॉन के अंदर पाई नोट जोड़ देंगे तब भी वो प्रोटॉन ही रहेगा, और न्यूट्रॉन के अंदर भी अगर पाई नोट जोड़ देंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन में पाई नोट जोड़ देते हैं तब भी वो न्यूट्रॉन ही रहेगा। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखो सीधी बात है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये कैसे कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा याद करो, ये याद करने की चीज है। फिजिक्स का बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, एमएससी में मास्टर कोर्स में इसके बारे में कुछ करवाया जाता है, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बन जाता है, अंदर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो सीधा आपको ये चीज याद रखनी है, ये अपनी तरफ से कोई सर फॉर्मूला इसके बेसिस पे कैसे ही क्वेश्चन देगा फिर, मतलब वो ये पूछ लेगा म्यूजोन क्या होता है, प्रोटॉन, वो सीधा बोलता है, मान लो न्यूट्रॉन बनाना आपको, तो वो बोलेगा न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन प्लस पाई पॉजिटिव होता है या पाई नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज न्यूट्रॉन और नॉट। समझ गए? ठीक है, अब आगे देखिए भाई, न्यूट्रल पायोन्स वर डिस्कवर्ड बाय कीमर, तो जो न्यूट्रल पायोन थे, न्यूट्रल भी होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये कीमर ने ढूंढे थे। नाउ कायोन्स के पॉजिटिव के नेगेटिव के नोट एंड ईटा मीजोन हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड, अब कुछ और चीजें भी मिल गई हैं जिनको कायोन्स बोलते हैं, ठीक है, और ईटा म्यूजोन्स बोल देते हैं, वो भी मिल गए हैं। मास ऑफ पाई इक्वल, अब ये पाई का मास क्या है, ये पाई वो वाला पाई नहीं है, ये हमारे ये मतलब प्रोटॉन में जो जुड़ता है या घटता है, जो केमिस्ट्री वाला पाई है। बनता है हाँ सर। वो है, तो उसका मास 270 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 270 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास पाई का मास आ गया। न्यूक्लियस काफी हैवी होता है, तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो भी काफी हैवी होंगे। सोचो अगर हम न्यूक्लियस के अंदर मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, उसको भी तोड़ सकते हैं हम, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कितने टुकड़े कर सकते हैं, वो तो बहुत हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने ही बन जाएंगे, यस सर। है ना, लेकिन हमें वो सारे मिले नहीं है, हमें कुछ कुछ मिले हैं यूनिटरी फॉर्म में, तो मतलब मैटर को और भी पतला और भी छोटा किया जा सकता है, ये सच्चाई। क्लियर है सबको? यस सर। पाई मीजोन को हम पायोन्स बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना, पाई मीजोन को ही पायोन्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई सबको? यस सर। वो चीज है जो आपको ये स्लाइड याद करनी है, सीधी सी बात, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इसको दिमाग में रखिए, याद रखिए। सर आप- जैसे ये थ्योरी है कि ये बिग बैंग से यूनिवर्स बना है, तो ये थ्योरी आई कहाँ से सर? बिग बैंग से बना है भाई, आई कहां से, देखो बेटा एक सिंपल चीज बताता हूँ, वी आर ब्लाइंड, सोचो आपकी आंखों पर मैं पट्टी बांध देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको डेली चेयर पर, आपने सोचो कभी जिंदगी में चेयर नहीं देखी, लेकिन आप डेली चेयर पर बैठते हो, आपने देखी नहीं है, बैठते हो, आपके sir. दिमाग में उस चेयर को हाथ लगाने पर उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा, ब्लैक आएगा, वो कलर्ड नहीं Yes, आएगा, लेकिन वो ब्लैक स्ट्रक्चर आएगा। तो आप कह सकते हो कि इस पर अगर मैं बैठ सकता हूँ तो इस पर कोई चीज भी रखी जा सकती है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि मेरा वजन इतना है, तो मेरे बराबर अगर आप कोई हाथ में कोई चीज उठा रखी है आपने, तो उसका आप शेप देख के सोच सकते हो इसे मैं चेयर पे उस जगह पे रख सकता हूँ, क्योंकि मैं बैठ सकता हूँ तो वो भी रखा जा सकता है, ठीक है, ये आपका अंदाजा है। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, लोट्स ऑफ चीजें ढूंढी, ठीक है, उनसे फिर थ्योरियां बनाई कि ऐसा होना चाहिए, फिर उनको कंफर्म किया कि ऐसा है भी कि नहीं, और फिर हमने देखा कि ऐसा ही है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। यस, समझ में आई मेरी बात? अब अगर मैं इसकी, ये तो थी जनरल कि भाई कैसे पता लगा, फिर उसके बाद में अब ये तो एक जनरल थ्योरी होगी कि सभी थ्योरियां ऐसे ढूंढी जाती हैं, लेकिन बिग बैंग की थ्योरी कैसे ढूंढी, तो हमने देखा एटम जो है, वो एटम का स्ट्रक्चर देखा, घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एटम वाइब्रेट कर रहा है, ये सब कर रहा है, वो सब मशीनों से आजकल चेक हो जाता है। फिर हमने देखा अर्थ, एलिस को बाहर भेज दिया, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, समझ में आ गया बिल्कुल, अर्थ गोल है, समझ में आ गया, सन के चारों तरफ घूम रही है, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर और बड़े टेलीस्कोप भेजे, उन्होंने देखा कि सन जो है गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और फिर देखा कि गैलेक्सीज भी एक दो नहीं है, फिर अंदाजा लगाया कि एक गैलेक्सी में इतना बड़ा एरिया अगर कवर करते हैं तो एक गैलेक्सी में 10^11 स्टार हो सकते हैं, 10^11 स्टार, और कितनी गैलेक्सियां हो सकती हैं, फिर अंदाजा लगाया कि अगर हर जगह ये मटेरियल है तो कितनी गैलेक्सियां, वो भी लगा लिया कि 10^11 ही गैलेक्सी हो सकती हैं। फिर अंदाजा लगाया कि ये सब चीजें, क्योंकि अर्थ सन, देखो होता पता क्या है, हमें लगता है कि ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, उसके चारों तरफ ये घूम रहा है, वो यूं घूम रहा है, नहीं, ये सन भी चारों तरफ
गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो जब सन यहाँ होगा तो सारे प्लेनेट यहाँ होंगे, जब सन यहाँ होगा सारे प्लेनेट यहाँ होंगे। क्लियर है सर? मतलब ये यूं चक्कर काट रहे हैं गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ, सन भी घूम रहा है और सन देखो ऐसे जा रहा है। सपोज दैट ये सन जा रहा है, यहां से सन यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो जो इसके चारों तरफ अर्थ यहाँ थी वो भी तो यहाँ आ गई और वो फिर वहां चली गई। समझ में आया? तो सोचो कि कैसे सारा सिस्टम चल रहा है। हमें लगता है कि अर्थ सिर्फ यहाँ चक्कर काट रही है, अर्थ ऐसे चक्कर काट रही है स्पाइरली। समझ में आ रहा है? सर ये वाला भी देखा हुआ है सर मैंने सर एनिमेशन। तो देखा हुआ है सर, यूट्यूब पे ये एक सब दिन वीडियो देखी थी बायोमोलिक्यूल्स सर। में। बायोमोलिक्यूल्स में स्पाइरल डीएनए का स्ट्रक्चर, ये वो नहीं करवा रहा मैं, हाँ सर, ऐसे ऐसे ही दिखा ना। ये वो नहीं सर करवा रहा। सर मैंने आज ही वीडियो पढ़ा था देखी सर। थी यूट्यूब ये पे, हमारी उसमें ऐसे सुनिए, चल रहे सुनिए। थे। ये हमारी अर्थ है जो ऐसे घूम रही है। अब आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि हम रिलेटिव टाइम को रिलेटिव मानते हैं, एब्सोल्यूट नहीं मानते। मतलब टाइम रिलेट किया जाता है। जब हमारा जन्म होता है हम बोलते हैं स्टार्स के हिसाब से उसकी रिलेटिव पोजीशन लीजिए, हम कहाँ पैदा हुए, अर्थ उस टाइम पे किस जगह थी, अर्थ से जो मरकरी है, वीनस है, मून है, इन प्लैनेट्स की, सब प्लैनेट्स की इनकी पोजीशन क्या थी, उस पोजीशन के हिसाब से जो वो पोजीशन परफेक्ट बैठती है। और जनरली हम लोग बोलते हैं कि वो पोजीशन परफेक्ट कब बैठती है, जैसे हम मून को रिलेटिव मानते हैं, मून के अकॉर्डिंग। तो बाकी चीजें तो बिल्कुल कभी भी हमेशा वैसी नहीं आएंगी ना। अर्थ सोचो, आप ये देखिए यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर सन उस टाइम पे यहाँ था, दिन था, हो सकता है सन यहाँ पर हो, रात हो सकता है ना। फिर जो वीनस ग्रह है, ठीक है, वो मान लो कि यहाँ पर था, तो वीनस इस डिस्टेंस से ऐसे था रिलेटिवली। मून इसके चारों तरफ है, तो मून मान लो इधर था, ठीक है। अब वीनस यहाँ हो, फिर उसके अलावा जो बृहस्पति ग्रह है, जिसको क्या बोलते हैं ना, वो बड़े वाला प्लेनेट, वो प्लेनेट है ना, वो प्लेनेट यहाँ हो, सोचो, तो वो आपके आपसे ऐसे अपोजिट में हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये मून यहाँ पर हो गया, सन सामने हो सकता है, पीछे भी हो सकता है सन। तो ऐसे करके आपकी जो रिलेटिव पोजीशन आएगी, ये दोबारा जिंदगी में कभी नहीं बनेगी। यही ग्रह ऐसे ही सेम टू सेम दोबारा पोजीशन में प्लेनेट कभी नहीं आता। तो आपका बर्थ डेट जो आप बताते हो वो तो बिल्कुल फेक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक चीज को रिलेटिव मान लेते हैं, मून को, कि मून जिस जगह पर था उस दिन अमावस थी, पूर्णिमा थी, प्रथम द्वितीय तृतीय जो हम बोलते हैं, फर्स्ट डेट सेकंड डेट, जो मून का सर्कल होता है 28 डेज का, उसके हिसाब से आपने देखा होगा जो हमारे जो होते हैं पीर होते हैं या जो पुराने संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका बर्थडे पूर्णिमा को आ रहा है, अमावस को आ रहा है, इस डेट को आ रहा है, वो उस मून के रिलेटिवली आ रहा है, प्योरली साइंटिफिक। वरना सारे ग्रह तो उस टाइम पर वैसी पोजीशन में कभी नहीं आएंगे। समझ में आया? ये बात समझ में आई? अजय कह रहा है वापस आ जाते हैं। ठीक है, वापस ही आएंगे बेटा, लेकिन आप लोगों ने जो पूछा ना उसी को रिलेट कर रहा हूं। तो सोचिए, ऐसे करके हमें ये चीजें समझ आ गई कि ये प्लेनेट ऐसे चलते हैं और वो सारे ऐसे घूम रहे हैं। और फिर हमने देखा कि गैलेक्सी भी ना किसी सेंटर से दूर जा रही है। ये फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से तो नहीं। गैलेक्सी भी किसी सेंटर से दूर जा रही है। ये समझ में आया? तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमने समय को उल्टा घुमाया, साइंटिस्टों ने समय को उल्टा घुमाया। तो ये किसी चीज से दूर जा रही है, तो अगर रिवर्स करेंगे तो वो किसी चीज के पास थी। तब उन्होंने देखा कि सारी चीजें, सारी गैलेक्सियां एक ही सेंटर की तरफ जा रही हैं, तो उन्होंने टाइम को रिवर्स कर दिया। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि सारा मास कहीं ना कहीं एक जगह पर सेंट्राइज था। तो वो फिर धमाके से दूर हुआ, क्योंकि आज भी वो दूर जा रहे हैं। उनकी एनर्जी स्पेस में तो कोई चीज आप जोर से फेंक दोगे वो हमेशा चलती रहेगी। और इस तरह से अंदाजा लगा कि सारी गैलेक्सियां पहले एक सेंटर में थी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी। समझ में आई मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ये सारे रियल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड है। और कुछ फिर हमने समय को उल्टा करके देखा कि अगर आज ये यहाँ है तो पहले कहाँ होता। तो हमने फिर अंदाजा लगा कि सारी गैलेक्सियां एक सेंट्राइज थी। और सोचो, इन सब चीजों को जब सोचते हैं तो हमें लगता है हमारी लाइफ का कोई मीनिंग रहा ही नहीं है, कि पता नहीं हम यहाँ कहाँ प्लेनेट पे पैदा हो गए और फिर 30-40 साल अच्छी जिंदगी जी के फिर बूढ़े होकर मर जाएंगे, बस इतना ही हमारी जिंदगी। फिर भी हम कितने सारे कॉम्प्रोमाइज, कितने सारे झंझटों में फंसे हुए हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि फ्री रहेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन आराम से, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो भाई आइसोस्टर्स की बात कर रहे हैं अब, आइसो एस्टर्स, ठीक है, एस्टर वाला एस्टर है, ये देख लो, है ना। स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम भी सेम हो उसमें, देखो सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए।
दैट इज ऑल आइसोएस्टर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोएस्टर्स को आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो कह ही सकते हो, लेकिन एटम भी सेम है, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो आइसोएस्टर नहीं होते, ये तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम, साइनाइड है 2 एटम है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 है। नाइट्रोजन है 2 एटम है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 है। CO में 2 एटम है, NO2 पॉजिटिव में 2 एटम है और इलेक्ट्रॉन 14 है। यस क्लियर है, एग्जाम्पल से क्लियर कट डेफिनेशन याद रहेगी। साइनाइड को याद रख लो बस, 2 एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, फिर नाइट्रोजन को याद रख लो, साइनाइड नेगेटिव याद रखना, फिर नाइट्रोजन या CO, किसी को भी साइनाइड और CO को याद रख लो, बहुत बढ़िया। और साथ में NO को भी, NO पॉजिटिव, ये तीनों क्या है पता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स हैं ये तीनों, साइनाइड, CO एंड NO पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तीनों के तीनों महान है। तो इन तीनों को याद रखना बहुत आसान है, नाइट्रोजन को याद रखो ना रखो, और ये तीनों के तीनों आइसोएस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी। फिर नेक्स्ट देखिए जरा, आइसोमॉर्फ, मॉर्फोलॉजी होती है शक्ल भाई, कंपाउंड हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी का मतलब ही शक्ल होता है, ठीक है, बाहर से कैसा दिखती है कोई चीज। एग्जांपल है ऑल एल्यूम्स, ग्रीन विट्रियोल, आयरन सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं 7 वाटर के साथ में, ठीक है। और जो एलम्स हैं वो सारे के सारे जितने भी एलम्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आइसोमॉर्फ होते हैं, शक्ल सेम होती है। इसी तरह से ब्लू विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल की शक्ल सेम होती है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये बाहर से इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, किस तरह का है। यस नो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको क्या? सर अब आ यस रही है। सर। यस मेरी आ रही है आवाज सर। चली गई, मुझे लग रहा है ना कनेक्शन डाउन था, चलो ठीक है। तो आइसोमॉर्फ तक सबको समझ में आ गया, मॉर्फोलॉजी जिनकी सेम होती है तो इंटरनली फॉर्मूला अलग दिख सकता है लेकिन उसकी एक्चुअल मॉर्फोलॉजी सेम होगी, इसलिए फॉर्मूला याद रखिए ना। ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, इनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। सभी एलम्स जो है एल्यूमिनियम से मिलकर बने हुए साल्ट होते हैं, एल्यूमिनियम एलम्स, ठीक है, आइसोमॉर्फ होंगे। आइसोडायाफर्स देखिए अब जरा, आइसोडायाफर, आइसोडायाफर में क्या होता है, एटम हैविंग द सेम आइसोटोपिक नंबर और दे हैव सेम और n 10 है। n क्या चीज है यहाँ पे, आप बताओ जरा। सर आवाज चली गई सर। मेरी फिर से आवाज गई? यस Yes, सर, sir. बार बार आज तो पता नहीं बार बार हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट आज, वाईफाई तो ठीक है भाई। चलो अभी आ रही है क्या आवाज? यस सर। तो n यहाँ पर क्या है भाई, n है न्यूट्रॉन। तो फ्लोरीन के अंदर 10 न्यूट्रॉन होते हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं और टोटल मास 19 होता है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, n माइनस जेड और a माइनस 2z, अगर ये वैल्यू सेम है उनकी तो a माइनस जेड की वैल्यू, n माइनस जेड की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ n माइनस जेड की वैल्यू भी 1 आ रही है, ठीक है। a माइनस 2z की वैल्यू 1 आ रही है, a माइनस 2z की वैल्यू 1 आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एटम्स में, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आइसोडायाफर्स होते हैं। ये समझ में आ गया? सर रिपीट कर दो एक बार। फिर से आवाज चली गई क्या? आज तो पर गड़बड़ हो थी, गई। इस बार थी सर थोड़ी देर के लिए। चलो कोई बात नहीं। देखो जैसे फ्लोरीन है और हमने उधर लिया पोटेशियम, फ्लोरीन और पोटेशियम में हमने ए की वैल्यू निकाल ली, जेड की वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिए, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास, तीनों ए जेड एन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, इन तीनों की वैल्यू दोनों एटम्स में निकाल ली। एटम का एग्जांपल याद रखिएगा, निकालने के चक्कर में मत रहिएगा, रिपीट कर रहा हूं बेटा, है ना। अब उसके बाद n माइनस जेड निकालो और a माइनस 2z निकालो, मतलब न्यूट्रॉन में से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, और एटॉमिक मास नंबर 2 इंटू जेड, मतलब एटॉमिक नंबर का डबल, वो माइनस करो। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती हैं, दो एटम्स की, दो अलग अलग एटम्स की, आपस में सेम नहीं कि वो बना रहा है नीचे वाला भी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है, उन दोनों की आपस में, पोटेशियम और फ्लोरीन की अगर सेम आती है तो वो आइसोडायाफर्स होते हैं।
क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। देखो ये वो चीज है, ये वो थ्योरी है जो हम जनरली क्लास के अंदर ऐसी चीजें कई बार मिस हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बोलता था कि कोई चक्कर नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल लगाओ, छोटे मोटे थ्योरेटिकल पार्ट बाद में भी कवर हो जाते हैं, है ना। चलिए अब आ गया न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। फिर एक क्वार्क होता है, सुने होंगे इनके नाम, पॉजिट्रॉन, यस एंटी सर। पॉजिट्रॉन, है ना, नाम सुने हुए हैं। तो न्यूट्रिनो देखो क्या होता है, चार्जलेस होते हैं सबसे पहली बात, वेरी लाइट होते हैं, बहुत हल्के हैं, पार्टिकल है। देयर एग्जिस्टेंस वाज पोस्टुलेटेड बाय फर्मी और पाउली थे जिन्होंने इनको बताया था इनके बारे में। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्लॉकवाइज, न्यूट्रिनो हैज एन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, न्यूट्रिनो की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है, वाइल एंटी न्यूट्रिनो की क्लॉकवाइज होती है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। बहुत हल्के पार्टिकल हैं, चार्जलेस हैं, इन पे कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, बस मास है। न्यूट्रीन मतलब न्यूट्रॉन लगा लो इसको, न्यूट्रॉन जो हल्का होता है, हल्का न्यूट्रॉन, ठीक है। रुपया दे के आ जा पर क्वार्क देखिए अब जरा बेटा, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आधे घंटे ना लगे थे। किसका माइक? अंशिका का माइक ऑन है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वार्क इलेक्ट्रॉन मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स, उनको क्वार्क बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन को भी, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो क्वार्क होते हैं। अमन बोल रहा है बेटा आपने मेरे कौन से नंबर पर क्वेश्चन भेजा था, मुझे मिला ही नहीं वो क्वेश्चन, मेरे को याद था, मैं कहा यार बच्चे ने भेजा है, इस नंबर पे भेजा था क्या? देखो मैंने आपको एक नंबर भेजा, इस पे भेजना मुझे, अमन, ठीक है। मैंने वो देखा, मैंने कहा यार नंबर ही नहीं मिला मेरे को। चलिए, तो क्वार्क देखो भाई, इलेक्ट्रॉन के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्वार्क बोलते हैं। मैरी और गेलमैन थे, म्यूरे एंड गेलमैन। क्वार्क हैव फ्रैक्शनल चार्जेस, टुकड़ों में उन पर चार्ज होता है क्वार्क के ऊपर, ठीक है। कलर एंड फ्लेवर, कलर और फ्लेवर भी होते हैं। फ्लेवर कैसे पता किया इन लोगों ने? अपवर्ड एंड सर डाउनवर्ड चॉकलेट फ्लेवर फ्लेवर, कैसे पहचानेंगे सर? चॉकलेट फ्लेवर। ये साइंटिस्टों को पता है यार, पता नहीं कैसे इन्होंने ये लिख रखा है, ठीक है। सर ये भाई, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनोज दोबारा बता दो। देखो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रॉन के छोटे पार्ट होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, मास बहुत छोटा होता है, चार्जलेस है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। न्यूट्रिनो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी न्यूट्रिनो क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा होते हैं एक दूसरे। क्लियर है? यस सर, ठीक है। ठीक है। ई क्या था? ई मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वार्क क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ देते हैं ना छोटे हिस्सों में, उसको क्वार्क बोलते हैं। और ये फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं, इनके ऊपर थोड़े बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल क्वार्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। कलर फ्लेवर होता है भाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इनका कलर और कैरेक्टरिस्टिक कलर और फ्लेवर होता है। तो उसके अलावा इनके एग्जाम्पल है अपवर्ड क्वार्क और डाउनवर्ड क्वार्क, ये हो सकता है उनके स्पिन के अकॉर्डिंग अपवर्ड डाउनवर्ड कह रखा हूं, ठीक है। फिजिक्स के टीचर इनके बारे में और ज्यादा डीप नॉलेज जानते होंगे, केमिस्ट्री में तो सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ने को मिलती है बेटा। नेक्स्ट देखिए, पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, ये पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने बताया था, बीटा पार्टिकल, याद है? मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन ही होता है ये बीटा पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पर अब हम पॉजिट्रॉन पढ़ेंगे, एंटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो देखो ई पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, और फिर या फिर हम कह सकते हैं ई नोट 1 पॉजिटिव चार्ज हो जिस पर, है ना, मास 0 है, चार्ज 1 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव की जगह 1 पॉजिटिव है। तो ई पॉजिटिव अकेला दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीटा पॉजिटिव दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो। हाईली अनस्टेबल, जनरेट गामा रेज ऑन कंबाइनिंग विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं गामा रेज, ठीक है। पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होते हैं। पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंडरसन था जिसने पॉजिट्रॉन को ढूंढा था। हाँ भाई, क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? सर पॉजिट्रॉन मुझे समझ में नहीं आई, ये मतलब क्या पार्टिकल होता है मतलब पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन बेटा, इनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। दे आर हाईली अनस्टेबल, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन से रिवर्स होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिलते हैं तो गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मिलने का मतलब नहीं जुड़ जाएंगे दोनों और फिर गामा रेज बन जाएंगे। सर वो जो एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। क्या बेटा? सर एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन होता है जिसके अंदर नहीं। एक ना इलेक्ट्रॉन है ना, एक पॉजिट्रॉन से टकरा के एनर्जी देता है।
हाँ कुछ वैसा, ठीक है। ये फिजिक्स वाली प्रोसेसेस हैं भाई, इंटरनल प्रोसेसेस, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल चीजें जो है सिर्फ डेफिनेशन से ही हमें ज्यादा मतलब होगा। अगर आप इसका डीप जानना चाहते हैं, अपने फिजिक्स के टीचर से पूछिए, उन्होंने हायर क्लासेस में पढ़ा होगा। मैंने इनका डीप नहीं पढ़ा है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनके डीप नहीं बता सकता, डेफिनेशन है जो आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ। तो ये बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, समझ लो, बस उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज बीटा। क्लियर है सर लेकिन सर इलेक्ट्रॉन है वो हमने पढ़ा है ना, गामा रे देते हैं, तो यहाँ पे गामा नहीं है, बीटा क्यों है? कहाँ? वो जो पॉजिट्रॉन था ना सर, सर उसमें गामा होना चाहिए था शायद से, बीटा क्यों है? गामा होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये बीटा ही है। बीटा पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है इसका, लेकिन चार्ज पॉजिटिव है। और ये जब दोनों मिलते हैं, बीटा पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, जब इन दोनों को मिलाते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज धमाके के साथ में ब्लास्ट करते हैं, और फिर इनमें से निकलती हैं गामा रेज, छोटे छोटे और छोटे पार्टिकल निकलते हैं इनमें से। ओके सर, ओके, गॉट इट। समझ गए? हाँ वो, सर रेडिएशन में ऐसे ही निकलता है रेडिएशन। हाँ रेडिएशन, यही रेडिएशन ही है, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये रेडिएशन के तो पार्ट बता रहे हैं आपको। न्यूट्रिनो भी निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, क्वार्क भी निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन टूट के क्वार्क में बदल जाते हैं, वो भी निकलते हैं। ये सब रेडिएशन है और ये सब सन में से निकल रही है, समझ गए? सन न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस मिल जाते हैं ना, ठीक है, फ्यूजन करता है और उससे बहुत सारी रेडिएशंस भी निकलती है, क्योंकि जब फ्यूजन होता है जबरदस्त लेवल की एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी में जो छोटे पार्टिकल है वो भी टूट जाते हैं और भी छोटे हो जाते हैं, और इस तरह से सन में बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। बहुत सारी स्टडीज तो सन की रेडिएशन के ऊपर बेस्ड ही स्टडीज हुई हैं। अच्छा इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है ना, कुछ अलग है, ये अलग है, वो अलग है, फिर उनको नाम दे दिए गए। 100 से ज्यादा पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल 100 से ज्यादा। तो हम तो 5, 7, 10, 12 कर रहे हैं, तो वो 100 से ज्यादा तो सारे याद करने तो पॉसिबल ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना, याद भी नहीं रहेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है वही याद करते हैं। अब एंटी प्रोटॉन देखो भी, प्रोटॉन का उल्टा होता है, सीधी सी बात है, एंटी प्रोटॉन। इट वाज डिस्कवर्ड, ये सैगरी और वी ग्लैंड ने डिस्कवर किया था, बाय प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टाइप ऑफ कोलिजन। तो इनके कोलिजन से एंटी प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है। प्रोटॉन को कोलाइड करवाओ या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कोलिजन से एंटी प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है। एंटी प्रोटॉन का मतलब है कि अगर वो प्रोटॉन के साथ मिलेगा तो जबरदस्त धमाके से धमाका होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ तोड़ फोड़ देगा। कोई भी एंटी इलेक्ट्रॉन भी होता है, एंटी पार्टिकल कोई भी है, अगर अर्थ के ऊपर आ गया, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स हैं, एंटी नहीं है यहाँ पर इनका, वो न्यूक्लियस के अंदर ही जुड़ तुड़ के रहते हैं। अगर उनको अलग कर दिया तो बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ेंगे और सब ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, भेज दिया, ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा। सर ब्लास्ट मतलब कैसे ब्लास्ट होगा? देखो दो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन बेटा, दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, और अपोजिट चार्जेस होते हैं उसके अंदर, जनरली पार्टिकल का, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, तो उसका मतलब वो आपस में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने वाले हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अच्छे लोग हैं दुनिया में, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे पार्टिकल हैं, बुरे पार्टिकल भी होते हैं, तो वैसी ही चीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर। जी आवाज कॉल आ गई लगता है। नहीं कॉल नहीं बेटा, मेरा माइक ऑफ हो गया था। अभी आ रही है आवाज सबको? यस सर। हाँ सर, अब सर अब आ रही है। ठीक है, मेरा सही है। माइक ऑफ हो गया था एक्चुअल में, मुझे लगा वो चला गया नेटवर्क। ठीक है, तो भाई ये क्या होता है कि मतलब हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। इवन साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं, जैसे एटम होता है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उल्टा भी होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर है, बाहर प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसा, इसको भी एंटी पार्टिकल कह सकते हैं। ऐसी चीज भी शायद कहीं एग्जिस्ट करती होगी, साइंटिस्टों का अंदाजा है। यानी लास्टली साइंटिस्ट सर ये अभी बोल तक देते हैं, मिला नहीं है, मतलब ये बस अब थ्योरी है। इतना डीप नहीं पता मुझे बेटा कि ये सच में है या सिर्फ थ्योरी है, इतना डेप्थ मेरे को फिजिक्स की पता नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट लास्टली एक बात जरूर बोलते हैं कि जो भी आप सोच सकते हो ना, वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं सच में, जो भी आप सोच सकते हो। साइंटिस्ट ने हाँ, भी वो रिसेंटली कहा है ना, जितना यूनिवर्स है ना सर बाहर, उतना Yes. एटम के अंदर भी एक अपना यूनिवर्स है। हाँ आप ये कैसा कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, हमने तो 100 ही ढूंढी है। लास्ट में ना Yes, जब sir. सब कुछ तोड़ फोड़ के, जब सारे एटम को तोड़ दिया, बिल्कुल छोटा बना दिया, तो उन्होंने एक स्टिंग थ्योरी दी थी। स्टिंग थ्योरी मतलब छोटे छोटे से कुछ इस तरह के स्पार्क से, छोटा सा स्पार्क, ये भी छोटा सा स्पार्क, ये छोटे छोटे स्पार्क होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, ये तो बड़ा दिख रहा है आपको, बट वो इतने छोटे होते हैं, और इन्हीं चीजों से मिलकर इनका स्टैक उल्टा सीधा लगने से उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे मान लो मैं ऐसे करके ऐसे लगा रहा हूँ सबके, ठीक है, दूसरा मैंने ऐसे करके स्टैक लगा दिए,
तो ये एक अलग स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं इसी स्टैक को ऐसे ऐसे करके लगा दूं, ये अलग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको अंदर से भी भर दूं, इसको अंदर से अलग तरीके से भर दूं, ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एटम की, उस तरह से सभी एटम उन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल, है ना, फिर मॉलिक्यूल से आगे कंपाउंड, ये सारी चीजें बनाते हैं। और उन सभी पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी हम है कि हमारा ऐसा कुछ बन गया। समझ में आया? हम भी बन गए। तो सब तुक्का है, पता नहीं क्या है। एंटी मैटर मैटर का अपोजिट होता है बेटा, वही आप कह सकते हैं। एंटी मैटर मतलब जो मैटर है हमारे सामने उसका अपोजिट। तो वो दोनों आपस में जैसे ही आमने सामने आ गए तो ब्लास्ट होगा जबरदस्त वाला। ठीक है, तो वो कहीं यूनिवर्स में किसी जगह पर अगर एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी अर्थ एग्जिस्ट करती है जिसमें उल्टा है सारा सिस्टम, तो भाई अब पता नहीं ऐसी चीजें हो हैं या नहीं है, बट साइंटिस्टों का अंदाजा ऐसा ही। तो ये एंटी प्रोटॉन है भाई, प्रोटॉन का बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कोलिजन से बनता है। वी पार्टिकल्स भी होते हैं ये, है ना। तो देखो ये वी पॉजिटिव, वी नेगेटिव और वी नोट पार्टिकल्स है। ठीक है, दे वर डिस्कवर्ड बाय रोस एस्टर एंड बटलर। ये दोनों के दोनों इसने ढूंढे थे, इन्होंने ढूंढे थे, नाम इन तो दोनों बड़ा ने। अच्छा है सर। ठीक है, अब इनका नाम क्या है, कैसे है, वो मुझे नहीं पता। अब भाई लास्ट में अब आपको सीधा सर बता रहा ये हूँ, तो फिजिक्स में पढ़ रखा है हमने। पढ़ रखा है बटलर। सर पढ़ वेव लिया सर, पढ़ नंबर लिया। ये सर कैलकुलेशन एनर्जी। सर Energy एनर्जी वाला। निकालते हैं ठीक है, आरएन। मेरे देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अब आपको सारा जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं मेंस के क्वेश्चन वो सारे करवा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी जरूर करना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी भी कवर करता है ना। अब इसमें सारे टॉपिक कवर नहीं होते, बट ये बहुत जरूरी है। तो 3 बार एनसीईआरटी अगर कवर कर रखिए, फिर एडवांस करके देखना, मजा आएगा। और एडवांस भी कर लेना, क्वेश्चन सब आपके पास है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे भेज देना। ठीक है, यहाँ देखो भाई, अब ये मैंने फॉर्मूला लास्ट में लेसन के फॉर्मूला रिवाइज करवा दी। कुछ फॉर्मूला हमारे नहीं हुए, तो ई जो होता है वो एच बाय लैम्डा बोल सकते हैं, इसे डेल्टा ई, एच इंटू न्यू बोल सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा बोल सकते हैं। वो क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर एम ई सर 4 स्क्रीन शो नहीं हो रही। डिवाइड बाय एन स्क्वायर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हो रही है सर। हो रही है सर। हो रही है बेटा, आप वो कर लो, ओके रेडियल सर। नोड एंगुलर नोड। अरे हाँ वो रह गया एक, सही बात है, वो तो मैं भूल ही गया। उसका क्वेश्चन आना था यार एक, रेडियल नोड एंगुलर नोड पे। सर वो है ना, वो वाली चीज है आगे ना, होगा मतलब शायद। काफी सारे क्वेश्चन है ना ये, जैसे श्रीर ने बताया था ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ये Yes. चैप्टर। हो सकता है, मैं देखता हूँ, पर मैंने एक क्वेश्चन देखा था शायद कि रेडियल नोड एंगुलर नोड पर एक क्वेश्चन आया था, नोड्स के ऊपर एक तो क्वेश्चन एक आया बार था। पहले पीडीएफ में चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें चेक कर लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ, नहीं भी आया वो क्वेश्चन। अब मैंने तो देखा था, मेरे को लग रहा है मैंने डाला था। देखिए रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड बोलते हैं। ठीक है, मैं यही बता देता हूँ कि रेडियल नोड को ही स्फेरिकल नोड बोलते हैं, रेडियल या फिर स्फेरिकल। सर नोड स्पेलिंग क्या बेटा? सर आपने नोड क्या बताया था? नोड नोड बोला था जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो वो 0 होती है, उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। अब रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, इसको काउंट करने का तरीका n माइनस l माइनस 1 होता है, सीधा सीधा n माइनस l माइनस 1। ठीक है, आप सभी को भाई डेफिनेट है कि चारों क्वांटम नंबर तो आते होंगे। ये रेडियल नोड है या स्फेरिकल नोड, मतलब गोल जगह, सफियर वाली जगह, सफियर के जैसी, ठीक है, उस जगह पर वैसा नोड बन गया। मतलब अब मैं उसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ होता क्या। जैसे ये 1s है, फिर 2s ये वाला है, हमें पता है 2s यहाँ है, ये वाला 2s है, तो इसके बीच में ये जो जगह बच गई ना, ठीक है, जहां पर 1s और 2s के बीच में ये वाली जो जगह बचती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, या हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं 1s और 2s, है ना, तो ये 1s इसके इनबिल्ट आएगा, ये तो कॉमन है दोनों का, है ना, तो ये भी 2s है, ये भी 2s है। इसके बीच में यहाँ पर एक जगह बचेगी जो कि स्फेरिकल होगी, सफियर के जैसी, जैसे एक बॉल में दूसरी बॉल है, दोनों बॉल्स के बीच में जो स्पेस है वो स्फेरिकल नोड की तरह माना जाएगा। समझ में आया? यस सर। वो होगा n माइनस l माइनस 1। ठीक है, ये होता है स्फेरिकल नोड, n माइनस l माइनस 1। ये फॉर्मूला है, सीधा याद कीजिए, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रेडियल नोड। अब दूसरा नोड होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कुछ भी नहीं है, सिर्फ l को ही एंगुलर नोड बोलते हैं। l एंगुलर नंबर होता है ना, ये एंगुलर मोमेंटम, l जो है वो एंगुलर मोमेंटम होती है। तो एंगुलर नोड जो होता है वो होता है l, ये l के बराबर।
ठीक है। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना चाहूं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स जिसमें एंगुलर और रेडियल दोनों आ जाएंगे, n तो कैसे माइनस निकलेंगे? 1। है ना, इन दोनों को जोड़ दो, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। ठीक है, तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 जो है वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगा, n माइनस 1। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. ऐसे हम नोड्स की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे नोड्स निकालते हैं। और वो नोड्स जैसे s का मैंने बताया कि 1s में नोड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 2s में एक होगा, 3s में, ये समझ में आ रहा है सीधा सीधा? यस n सर। की वैल्यू और l की वैल्यू के हिसाब से निकाल के देखो। फिर अब आप बात करते हैं p में। 1p तो होता नहीं है, 2p में कोई नोड होगा क्या? 2p में, 0 2p में, 2p बोलो भाई, 2p में नोड होगा कोई? यार फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, एक होगा भर एंगुलर क्यों नहीं नोड। रहे हो? n की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 माइनस l की 1 वैल्यू माइनस कितनी है? 0 हो जाएगा 1 सर। आएगी। l की वैल्यू बताओ। s के लिए 0, one. p के लिए 1। 1 1 ठीक है, तो n माइनस l, 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 नहीं होगा माइनस सर। 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। यस सर। यस तो सर। रेडियल नोड आ गए 0। और एंगुलर नोड कितने होंगे? एक सर एक एंगुलर नोड होगा 1। तो टोटल नोड कितने होंगे? एक। 1। सर। एक। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। तो यानी 2p में भाई होता है एक नोड, 2p में। ठीक है, समझ में आ गया? 2p के अंदर नोड होता है, नोडल Yes, प्लेन sir. होता है 2p के अंदर। 2p के अंदर देखो वो कैसे होता है पता है? अब यहां से अब मैं उसको कंफर्म करवा रहा हूँ डायग्राम से। अब ये यही चीज शायद आप समझना चाहते थे, है ना प्रणव बेटा? डम्बल डबल डम्बल। ये डंबल Yes, के sir. बीच में ये एक नोड है यार, ये है वो एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है? वो तो स्फेरिकल हो गया, एंगुलर को क्या बोलते हैं? प्लेन में ना। एंगुलर मतलब तो बोले तो प्लेन। प्लेन के अंदर, है ना? फ्लैट प्लेन के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 0 होती है, उसको वो क्या बोलते हैं? फ्लैट प्लेन। ठीक है, तो ये है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। और ये फ्लैट प्लेन होता है, दिस वन इज फ्लैट प्लेन। समझ में आ गया बेटा? यस सर। सर आ गया। 2p में एक होता है, 3p में बताओ कितने होते हैं? देखो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको ये वाली थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, भाड़ में गई है थ्योरी। ठीक है यार, फॉर्मूला बता दिया, निकाल लो ना। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं रिवर्स प्रोसेस के लिए कह रहा हूं। समझ में आई मेरी बात? मैं क्यों कह रहा हूँ रिवर्स प्रोसेस करो? मतलब पहले क्वेश्चन निकालो, फॉर्मूला याद हो गया, बाद में थ्योरी पढ़ोगे, अरे अच्छा ये ऐसे था, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यस, क्लियर है Yes, बेटा? sir. तो सीधा फॉर्मूले से एग्जांपल्स निकालिए। तो 2p में एक होता है। फिर अगर मैं बात करूं, 2d तो नहीं होता, 3d होता है। यस सर। यस सर होता है। तो 3d में नोड बता दो मेरे को, अब तो बता दोगे। सर रेडियल नोट 0 और n एंगुलर की रेडियल वैल्यू, नोट n एंगुलर की नोट वैल्यू 2 3, होंगे l की वैल्यू कितनी होती है d के लिए? 2 2। 2 तो भाई रेडियल नोड कितने आएंगे? 0 होंगे 0 जीरो 3 माइनस 2 माइनस 1 0 हो गए रेडियल नोड। और एंगुलर नोड कितने आएंगे? 2 एंगुलर नोट 2 होंगे सर 2 होंगे। और टोटल नोड कितने आएंगे? 2 सर 2 ही होंगे। तो इसमें एंगुलर नोड 2 होते हैं। तो देखो भाई डी ऑर्बिटल बना के देखो। ठीक है, डी ऑर्बिटल बना दिया, तो एक तो ये वाला नोड हो गया और एक ये वाला प्लेन हो गया, जिसके अगेंस्ट यहाँ 2 प्लेन है, 2 प्लेन जहां पर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होती है। यस, समझ में आया बेटा? यस सर आ गया यस सर। तो थ्योरी को बस डायग्राम से थोड़ा रिलेट कर लिया तो समझ लेना बेस्ट हो गया। लेकिन अगर नहीं भी रिलेट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आता है, पहले उसको सॉल्व करो। बाद में जब दोबारा से कभी मूड बन जाए थ्योरी देखने का तो वो डायरेक्ट समझ में आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवर्स प्रोसेस करनी है। अब अगर थ्योरी में पहले बताऊंगा, फिर फॉर्मूला बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा, इट्स ए ह्यूज लेंथी प्रोसेस हो जाएगी ना। फिर तो वही शुरू से सब कुछ करवाने वाली बात हो जाएगी, समझ गए? और जबकि आपको देखो, मेरा मानना है 70% आपको थ्योरी आती होगी, थोड़ा रिवाइज करवाते ही 70% आ जाती है, 30% आप न्यूमेरिकल से कर लोगे। फिर भी कोई 1-2% अगर कोई चीज रह गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 90% हमें कवर करना है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। 90% आपको सिलेबस आता होगा, लेकिन उसमें से भी वो क्वेश्चन ढूंढना है जो आसान हो, जल्दी किया जा सके। 50 से 60% पेपर ही कवर करना है, 30% तो आपको डेफिनेटली छोड़ना है। तब भी आप
टॉपर आ सकते हैं, 30% सिलेबस छोड़ भी देंगे तो, और उस 30 छोड़ दिया तो टोटल 90 हुआ, तो 10 तो आपको आता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता होगा यार, मैं भी बोल रहा हूँ कि सारे एडवांस के मैं आराम से बैठूंगा ना तो देखूंगा, सोचूंगा, कोई ना कोई नया तरीका मिल जाएगा यार, ये वाली नई चीज मैंने सीखी भाई। अनलिमिटेड है केमिस्ट्री, ठीक है ना बेटा? यस सर। सर ठीक एक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वेश्चन देखा था उन्होंने, स्क्रोडिंगर वेव एक क्वेश्चन में, ये मतलब एक क्वेश्चन रखी था उसमें बोला था हमें ये क्या चीज है, एक्स बना के दे रखा था। क्या बना रखा था? सर एक क्वेश्चन से दी हुई थी अजीब सी, और उसमें एक इक्वेशन, समझ गया, मैं समझ गया। देखो उस इक्वेशन के ऊपर वो सबसे टफेस्ट लेसन, सबसे इस लेसन का सबसे टफेस्ट पार्ट है, और इवन सभी पूरी केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पार्ट है, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा, अगर आप सच में करना चाहते हो, कभी कभार क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर सच में करना चाहते हो 3-4 इक्वेशनें लिख दूंगा, उसमें देखना क्या होता है, थीटा की वैल्यू देखनी होती है, के की वैल्यू देखनी होती है, कई बार वो के से पूछ लेता है, कई बार थीटा से। समझ नहीं आएगा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। आप कहीं सोचो ना कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, तो साइंटिस्ट हथियार उठा देते हैं, हथियार छोड़ देते हैं भाई, मुझसे मेरे बस हमारे बस का नहीं, वहां कंफ्यूजन होती है, आपको भी होगी। लेकिन मैं डायरेक्ट याद करने और रट्टा मारने के लिए कुछ इक्वेशन लिख के और डायरेक्ट उनके क्वेश्चंस को बता दूंगा कि यहाँ पर ये चीज देखी तो ये आंसर आ गया, ये चीज देखी तो ये आंसर आ गया। अब ये मत पूछना कि सर यही क्यों देखी, दूसरी क्यों नहीं देखी। अगर आपको चाहिए तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा जो प्रीवियसली आए हुए हैं, मेरे पास हैं वो, ठीक है, और वो मैं लिख के डाल दूंगा। कहोगे तो एक लेक्चर भी लगा दूंगा, ठीक है, बट वो रेयरली आते हैं, और उसको समझना सीधा तो नहीं है, उसको याद ही करना पड़ेगा, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है? यस सर। इवन फिजिक्स टीचर भी नहीं समझा सकता भाई, जिन्होंने क्वांटम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी होती है, उनको भी नहीं आते हैं वो क्वेश्चन, वो डिटेल तो वो भी नहीं दे सकते, मतलब मुझसे अच्छा बता देंगे शायद, ठीक है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, बट वो जो आप जानना चाहोगे ना पूरा खोल के सब कुछ चीजें, कि एक एक बाल की खाल हम निकालते हैं कई बार, वो नहीं बता पाएगा कोई टीचर। तो क्वांटम में पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो इसलिए पहले माइंड सेट करना, बच्चों का माइंड सेट करना, टीचर का माइंड सेट करना बड़ा जरूरी होता है कि बेटा देखो मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए बस का नहीं है, टीचर्स के लिए बस का नहीं है, तो उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखना मुझसे। जो चीज नहीं आती मैं साफ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? और भाई वो जनरली 99% को नहीं आती है, कोई अगर कोई 1% हुआ बड़ा जीनियस लेवल का, जिसने सिर्फ मत्था ही क्वांटम पे मारा हो, वो शायद कर सकता है, वो करवा भी सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो, मैं फटाफट इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको पता है, न्यू नोट का फॉर्मूला भी आपको आता है, ठीक है, ये वही 1/λ होता है न्यू नोट, ठीक है। और ये आर जेड क्या होता है, जेड पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये वाले न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर रखे हैं, यस किए हुए हैं ना बेटा? यस सर। तो ई या ये ई एच इंटू न्यू होता है, इसको आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अब आपको नोड आ गए ना, सबको क्लियर है नोड? यस सर। ठीक है। आर एन देखिए, आर एन का वही रेडियस निकालने का एन स्क्वायर एच स्क्वायर जो भी हमने चीजें दे रखी हैं, इनको इनकी वैल्यूज को भर रखा है यहाँ, के वगैरह की वैल्यू को हमने भर के फिर एक सिंपल फॉर्मूला ये बनाया था, ठीक है। ये सबको फॉर्मूले को भर के एंगस्ट्रॉम में ये आती है, वरना वो 52.9 पिकोमीटर, अगर पिकोमीटर में निकाल रहे हो तो ए नोट की वैल्यू पिकोमीटर ले लो, इन्होंने एंगस्ट्रॉम में ले रखी, ठीक है, एक ही चीज है। Here n is nth ऑर्बिट, फिर ये वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, 2.1 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का है। ये सारे बोहर फॉर्मूले हैं, ये सब बोहर के फॉर्मूले हैं, याद रख लेना, ठीक है। फिर इन द कैलकुलेशन एनर्जी nth ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में सिर्फ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, 2π² me4, मैं इसे ऐसे याद रखना, 2π² me की पावर 4 होती है यार, यहाँ 2 क्यों है? फिर के स्क्वायर, अच्छा इन्होंने के स्क्वायर भी ले रखा साथ में, है ना, n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अब इसको सबको सॉल्व करते हैं तो किलो कैलोरी पर मोल के अंदर ये कुछ ऐसा बनता है इंटू जेड स्क्वायर बाय n, और अगर 13.6 ले रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो ऐसा बनता है। हम जनरली इसको यूज करते हैं, इसका रेयरली यूज होता है। फिर अगर जूल पर एटम निकाल रहे हो 2.1, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। बीच वाले का यूज बिल्कुल नहीं होता, किलो कैलोरी तो बाद में बनाया जा सकता है। के की वैल्यू 1/, अब देखो इन्होंने के की वैल्यू 1/4 पाई ओमेगा नोड एप्सिलॉन नोड दे रखी है। चार्ज ये है, बोहर रेडियस इतने एंगस्ट्रॉन होती है, बोहर वेलोसिटी इतनी होती है, बोहर एनर्जी फर्स्ट और 13-12 वही 13.6। इसका एक और है 13-12 वाला भी फॉर्मूला आता है, -13-12, है ना, याद है किसी को? अब एक अलग फॉर्मूला है, ये देखिए जरा, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, एक सर्कल काट रहा है इलेक्ट्रॉन सेंटर के चारों तरफ, इसके न्यूमेरिकल भी आपने नहीं किए हैं, कहीं आए भी नहीं है, बट ये कभी कभी हम थ्योरी में करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किधर आए होंगे। Vn/2πRn वेलोसिटी बाय
आर रेडियस डिवाइड बाय 2 पाई, ये याद रखिएगा भाई एक सर्कल का। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास बेटा। तो आपको फॉर्मूले तो अभी अभी हमने करवाए हैं, ये रिकैप हो चुका आपका, है ना। और फर्दर ऑन आप होमवर्क कीजिए, डीपीपी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई हम नेक्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं। दैट्स ऑल। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा। प्रणव बोले सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि बोहर मॉडल रॉन्ग प्रूव हुआ था, फिर हम उसके क्वेश्चंस हमेशा बोहर मॉडल ये मैंने आपको आंसर दे रखा है। चलो इसका आंसर दोबारा से देता हूँ मैं, आप लोगों ने शायद 11th मुझसे नहीं पढ़ी थी। देखिए आप एक चीज बताइएगा, आप सोचिए 100वीं मंजिल पर खड़े हैं, 100वीं मंजिल पर, तो मेरी शक्ल, मेरे साथ 4 आदमी और खड़े हैं, तो आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे, भले ही मैंने ड्रेस का कलर अलग है, हाइट अलग है। समझ में आ रही है? यस सर। है ना। ये पहले वाली स्लाइड ठीक है बेटा, दिखाता हूँ। तो देखिए, तो इस मतलब मेरी आपको शक्ल अकल कुछ नहीं समझ में आएगी, लेकिन हम लोग 4 आदमी बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे अगर 4 आदमी खड़े। नीचे आओगे 50वीं मंजिल पे आओगे, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होगा कि यार एक थोड़ा कम है, एक थोड़ा ज्यादा, मोटा पतला समझ में आने लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप डिस्टिंग्विश पूरा नहीं कर पाओगे। और नीचे जाओगे, ठीक है, आप 10वीं मंजिल पर हो, तो शायद आप मुझे पहचान लोगे कि हाँ ये हमारे सर हैं, ये दूसरे 3 बंदे और हैं, ठीक है। मैथ की क्लास है बेटा, लीव कर सकते हो, सिर्फ 2 मिनट का मैं लास्ट बता रहा हूँ। तो ऐसे करके क्या हुआ, सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया वो मॉडल गलत नहीं है, तरबूज जैसा, बाहर से एटम ऐसा ही दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, तो हमारे हिसाब से वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही है। फिर उसके बाद बाहर आया रदरफोर्ड कहता न्यूक्लियस अंदर से खाली है, उसने थोड़ा और अंदर से देखा और पास आके। फिर आया बोहर ने और डीप में दिया और उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करके दिखाया। लास्ट में आया क्वांटम नंबर, क्वांटम मॉडल ने उसको और डीप से देखा और उसने देखा इलेक्ट्रॉन कहीं रुकता ही नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उसने और डेप्थ में किया, लेकिन उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो कचरा मच गया था। तो इसलिए ओवरऑल बाहर से जो परफेक्ट मॉडल था, जो आज हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, वो तो बोहर का ही है, ठीक है। क्वांटम तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन का सॉल्यूशन दिया था। दैट इज वाई सारे मॉडल गलत नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम ऊपर से देखते हैं तो मुझे बोहर मॉडल परफेक्ट नजर आता है, और ऊपर से देखेंगे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल भी प्रूव करेगा कि हाँ भाई ये चीज है। गलत कोई नहीं है, बस देखने का नजरिया और जगह, प्लेस बदल दिया, पोजीशन बदल दी, इसलिए वो गलत नजर आ रहे हैं, बट दे आर नॉट रॉन्ग। समझ में आ गया बेटा? यस सर। फ्यूचर में तो और Sir. एग्जैक्ट भी आ सकते हैं ना। हाँ, और एग्जैक्ट भी जा सकते हैं कि हमारे पास ऐसा अभी तक फॉर्मूला नहीं। इसको ऐसे लगा लो, आपको टेम्परेचर नोट करना है वाटर का, वाटर को आप बॉइल कर रहे हो, ठीक है, पतीला लेके। अब मैं कहूं हर एक एटम का नोट करो, हर एक एटम का, और फिर उसका एवरेज निकालो, क्योंकि जो एटम सदियां बीतेंगी सर। टेम्परेचर कम, जो नीचे होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जो बिल्कुल पास में होगा उसका और ज्यादा, तो हर एक एटम का मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, है ना। ठीक है बेटा, तो हर एक एटम का मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब मैं कहूँ कि थर्मामीटर डाल के सीधा एवरेज निकाल लो, तो सीधा एवरेज निकालना बोहर का काम, थर्मामीटर डाल के। लेकिन हर एक एटम का निकाल लो और फिर हर एक का एवरेज करो और फिर निकालो, वो शायद सीधे वाले से भी अलग आएगा तो अलग आंसर, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो हो गया क्वांटम मॉडल। दोनों मॉडल सही बात बता रही हैं, मॉडल गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। यस प्रणव, समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। है ना, तो गलत नहीं है। जनरली लोग बोल देते हैं कि ये गलत है, गलत नहीं है। गलत हम हिस्ट्री थोड़ा पढ़ रहे हैं यार, ये चीज कई बार टीचर्स भी बताने में थोड़ा सा ना रह जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। तो भाई अब हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, किसी का डाउट है तो डाउट